MSW005 का जो खंड 4 है उसका इकाई 4 इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं। जो सुधारात्मक सेवाएं हैं, पूरा इस वीडियो में ऑडियो के माध्यम से हम लोग इस लेक्चर को सुनने वाले हैं। नमस्कार और इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियादी बातों में। हमारे पास एक दस्तावेज है, आपराधिक न्याय प्रणाली, एक परिचय। ये हमारी चर्चा का आधार है और हमारा मकसद है इस दस्तावेज के जरिए ये समझना कि भाई समाज अपराध से कैसे निपटता है, इसकी जो औपचारिक व्यवस्था है वो क्या है और कौन से हिस्से इसे चलाते हैं। देखिए, हर समाज को व्यवस्था तो चाहिए ही, पर सवाल ये है कि नियम बनते कैसे हैं, और ज्यादा अहम, जब कोई नियम तोड़ता है तो समाज कैसे रिएक्ट करता है एक संगठित तरीके से। चलिए इसको खोल के देखते हैं जरा। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी समाज की जो न्याय प्रणाली होती है ना, वो उसके मूल्यों का, उसकी प्राथमिकताओं का एक तरह से आईना होती है। मतलब इससे पता चलता है कि वो समाज व्यवस्था, सुरक्षा और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच कैसे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दस्तावेज हमें उसी की एक शुरुआती समझ देता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये दस्तावेज करता है, समाज और नियंत्रण। इसमें कहा गया है कि हर समाज भाई अपने सदस्यों के व्यवहार पर कुछ न कुछ सीमाएं तो लगाता ही है। ये तो स्वाभाविक भी लगता है, वरना तो अराजकता फैल जाएगी। पर यह नियंत्रण होता किस तरह का है? हाँ, ये दस्तावेज दो मुख्य तरह के नियंत्रणों की बात करता है। पहला है अनौपचारिक नियंत्रण। ये हमारे आसपास ही होता है, जैसे परिवार की सीख, दोस्तों का दबाव, रीति रिवाज, हमारी नैतिक मान्यताएं। ये हमें रोजमर्रा में सही गलत का एहसास कराते हैं। लेकिन जब समाज बड़ा हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो सिर्फ ये अनौपचारिक नियंत्रण काफी नहीं होता। यहीं पर आप देखें, औपचारिक नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। औपचारिक नियंत्रण मतलब आप कह रही हैं लिखित कानून, नियम, संस्थाएं? बिल्कुल, औपचारिक नियंत्रण का आधार ही यही है, लिखित कानून और उनको लागू करने वाली संस्थागत संरचनाएं, जैसे पुलिस है, अदालतें हैं, जेल व्यवस्था है, ये सब। और जैसा कि ये परिचयात्मक दस्तावेज हमें बताता है, आपराधिक न्याय प्रणाली इसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का सबसे साफ और कह सकते हैं शक्तिशाली रूप है। ये समाज की तरफ से नियमों को तोड़ने पर एक संगठित, एक संस्थागत प्रतिक्रिया है। तो इस दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा तंत्र है, एक सिस्टम है। इसे अपराध नियंत्रण तंत्र कहा गया है। पर क्या इसका काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना और सजा देना ही है, या कुछ और भी? ये बहुत अहम सवाल है और दस्तावेज इस पर जोर देता है कि इसका उद्देश्य दोहरा है। पहला तो हाँ, अपराध पर नियंत्रण करना, मतलब अपराध रोकना, और अगर हो जाए तो उस पर कार्यवाही करना। लेकिन दूसरा उद्देश्य जो उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है एक सुरक्षित और व्यवस्थित समाज बनाने और उसे बनाए रखने में मदद करना। तो ये सिर्फ रिएक्टिव नहीं है, बल्कि समाज की स्थिरता बनाए रखने में एक सक्रिय, प्रोएक्टिव भूमिका निभाने की कोशिश भी करता है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है, अपराध नियंत्रण के साथ साथ समाज को व्यवस्थित रखना। लेकिन ये दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि ये प्रणाली बहुत जटिल है। इसमें सिर्फ पुलिस और अदालतें नहीं हैं, आम नागरिक, कई सरकारी एजेंसियां, सरकार की अलग अलग शाखाएं, सब शामिल हैं। ये कोई एक अकेली इकाई नहीं है। सही कहा। इसकी जटिलता कई स्तरों पर है। जैसा दस्तावेज में बताया गया है, ये एक बहुस्तरीय प्रणाली है। इसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं और यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन और उनके अधिकारी भी शामिल होते हैं। हर स्तर पर अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सोचिए, एक छोटे से कस्बे की पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब इसी बड़ी प्रणाली का हिस्सा है, और इन सब के बीच तालमेल बिठाना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और इतने सारे स्तरों और एजेंसियों का मतलब तो ये हुआ कि अपराध पर प्रतिक्रिया देने के या उसे रोकने के बहुत सारे अलग अलग तरीके और प्रक्रियाएं होंगी। हो सकता है कभी कभी वो एक दूसरे से टकराती भी हो। हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि ये परिचयात्मक दस्तावेज इस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाता, पर ये इशारा करता है कि अपराध पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे उपाय मौजूद हैं जो अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। ये जटिलता ही इस प्रणाली को समझने में एक चुनौती भी है और इसकी हकीकत भी। ये कोई सीधी रेखा में चलने वाली मशीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा,
तो यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये जटिल प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। इस दस्तावेज के मुताबिक इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? मतलब अपराध होने से लेकर उसके बाद तक क्या क्या होता है? दस्तावेज इस प्रक्रिया को कुछ मुख्य चरणों में बांटकर समझाता है। पहला कदम है उस व्यक्ति की पहचान करना जिसने कानून तोड़ा है। ये काम अक्सर पुलिस करती है जांच के जरिए। दूसरा, ये तय करना कि क्या वाकई कोई अपराध हुआ है और क्या संदिग्ध व्यक्ति ही उसके लिए जिम्मेदार है। ये काम मुख्य रूप से अदालतों का है, जहां सबूत पेश होते हैं, बहस होती है और दोष सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। ओके, पहले पहचान, फिर दोष तय करना, इसके बाद तीसरा चरण है दंड विधान तय करना। मतलब अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो अदालत ये तय करती है कि कानून के हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए। चौथा चरण है उस तय की गई सजा को लागू करना। ये काम सुधारात्मक एजेंसियों का होता है, जैसे जेल प्रशासन हो गया या प्रोबेशन अधिकारी। और क्या प्रक्रिया यहीं खत्म हो जाती है सजा पूरी होने पर? नहीं, और यहीं पर ये दस्तावेज एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है। पांचवा चरण है अपराधी कहे जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करना। इसे हम सुधार या पुनर्वास कह सकते हैं, रिहैबिलिटेशन। लक्ष्य ये होता है कि वो व्यक्ति भविष्य में अपराध न करे और समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सके। हालांकि ये दस्तावेज ये भी साफ करता है कि ये सिर्फ एक कोशिश है, इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। व्यवहार परिवर्तन की कोशिश, ये तो वाकई एक बड़ा लक्ष्य लगता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को पहचान, दोष सिद्धि, सजा और फिर सुधार की कोशिश कौन सी मुख्य संस्थाएं संभालती हैं? आपने पुलिस, अदालत का जिक्र किया था। पहला है पुलिस, जिसका मुख्य काम है कानून लागू करना, अपराध की जांच करना, गिरफ्तारी करना वगैरह। दूसरा है न्यायालय यानी कोर्ट्स, जो मुकद्दमों की सुनवाई करते हैं, फैसला करते हैं कि कौन दोषी है, कौन नहीं, और सजा सुनाते हैं। और तीसरा है सुधारात्मक घटक, करेक्शंस, जिसमें जेल, पैरोल, प्रोबेशन जैसी संस्थाएं और कार्यक्रम शामिल हैं। इनका काम सजा का प्रबंधन करना और सुधार के प्रयास करना है। पुलिस, न्यायालय और सुधारात्मक घटक, ये 3 स्तंभ हो गए इस प्रणाली के। लेकिन क्या ये तीनों हमेशा एकदम मिलकर ही काम करते हैं या इनके बीच कभी कोई तनाव, कोई खिंचाव भी हो सकता है? ये परिचयात्मक दस्तावेज इनके आपसी रिश्तों की जटिलताओं में ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन ये समझना स्वाभाविक है कि जब 3 अलग-अलग जिम्मेदारियों वाली संस्थाएं एक ही प्रक्रिया में शामिल हों तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। इससे कभी-कभी तनाव या आपसी तालमेल में मुश्किलें आ सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए पुलिस की प्राथमिकता ज्यादा गिरफ्तारियां करना हो सकती है, जबकि अदालतों को सबूतों की बारीकी और अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान देना होता है, और सुधारात्मक सेवाओं के पास शायद संसाधन सीमित हों। ये इस प्रणाली की आंतरिक गतिशीलता का हिस्सा है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अलग अलग हिस्से नहीं बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अब एक और बहुत अहम बात जिस पर यह दस्तावेज जोर देता है वो ये कि यह सारी प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर होती है। इसका असल में मतलब क्या है, जरा खोलेंगे इसे? शासन मतलब रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका सम्मान करना होता है। चाहे कोई व्यक्ति संदिग्ध हो, आरोपी हो या दोषी करार दिया गया हो, उसके कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं, जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, वकील रखने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार वगैरह। प्रणाली को इन अधिकारों की रक्षा करते हुए ही अपना काम करना है। तो ये एक तरह का संतुलन साधने वाला काम हुआ। एक तरफ समाज को अपराध से सुरक्षित रखना और दूसरी तरफ व्यक्ति के अधिकारों की भी रक्षा करना। ये संतुलन बनाना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। बिल्कुल, ये इस प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और ये दस्तावेज इसे साफ तौर पर मानता भी है। एक तरफ समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का दबाव है, दूसरी तरफ हर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने की जिम्मेदारी। ये संतुलन हमेशा बहुत नाजुक होता है और लगातार बहस और समीक्षा का विषय बना रहता है। लोकतांत्रिक समाज इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए ही नियम और प्रक्रियाएं बनाते रहते हैं। इसी संदर्भ में दस्तावेज अधिकारियों को दिए गए अधिकारों की बात करता है। उन्हें कानून लागू करने का अधिकार तो है, लेकिन एक और दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्वविवेक, डिस्क्रेशन। इसका क्या मतलब है इस प्रणाली के अंदर? स्वविवेक या डिस्क्रेशन का मतलब है अधिकारियों को कुछ हद तक अपनी समझ और निर्णय का उपयोग करने की स्वतंत्रता देना कि किसी खास परिस्थिति में कानून को कैसे लागू किया जाए। जैसे
एक पुलिस अधिकारी ये तय कर सकता है कि किसी छोटे उल्लंघन के लिए सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दे या फिर औपचारिक कार्रवाई करें। एक प्रोसिक्यूटर तय कर सकता है कि कौन से आरोप लगाए जाएं। एक जज सजा की अवधि तय करते समय अलग-अलग फैक्टर्स पर विचार कर सकता है। लेकिन क्या इससे मतलब मनमानी का खतरा नहीं बढ़ जाता अगर हर अधिकारी अपने विवेक से काम करने लगे? ये एक जायज चिंता है और दस्तावेज इस पर भी ध्यान दिलाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्वविवेक असीमित नहीं होता। ये कानूनी सीमाओं और जो विभागीय नीतियां होती हैं उनके दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य प्रणाली को एकदम कठोर और मशीनी होने से बचाना है, ताकि मानवीय परिस्थितियों और मामले की बारीकियों को ध्यान में रखा जा सके। लेकिन साथ ही इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्थाएं भी होती हैं। ये फिर से वही संतुलन साधने की कोशिश है, जरूरत के हिसाब से लचीलापन देना, लेकिन मनमानी को रोकना। तो मतलब ये हुआ कि कानून अपनी जगह है, लेकिन उसे लागू करने में एक मानवीय तत्व, एक निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितियों को समझने की जरूरत भी है। ये प्रणाली को सिर्फ नियमों का एक पुलिंदा होने से बचाता है। बिल्कुल, ये स्वविवेक ही है जो प्रणाली को व्यावहारिक बनाता है। इसके बिना प्रणाली शायद बहुत अमानवीय और शायद अप्रभावी भी हो जाए। हर स्थिति को पहले से लिखे गए नियम में फिट करना संभव नहीं है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक दोधारी तलवार है। इसका सही इस्तेमाल प्रणाली को बेहतर बनाता है, गलत इस्तेमाल अन्याय का कारण बन सकता है। इसीलिए इस पर हमेशा नजर रखी जाती है या रखी जानी चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस परिचयात्मक दस्तावेज के अनुसार आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है? ये समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एक जटिल, बहुघटक वाला और बहुस्तरीय तंत्र है। इसमें पुलिस, अदालतें और सुधारात्मक घटक शामिल हैं। ये सब मिलकर अपराध की पहचान से लेकर सजा और सुधार के प्रयास तक की एक लंबी प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब कुछ एक डेमोक्रेटिक ढांचे के भीतर होता है, नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए। और इसमें अधिकारियों द्वारा सीमित स्व-विवेक का प्रयोग भी शामिल है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? मतलब शायद ये है कि ये प्रणाली सिर्फ अपराध का जवाब देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये समाज के मूल्यों और उसकी व्यवस्था बनाए रखने की जो जटिल कोशिशें हैं, उनका प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये प्रणाली अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया तो देती ही है, लेकिन जैसा दस्तावेज बताता है, इसका लक्ष्य अपराध को रोकना और समाज को सुरक्षित रखना भी है। इसमें शामिल जो अलग-अलग संस्थाएं हैं, उनकी भूमिकाएं, उनके आपसी संबंध और अधिकारियों को दिया गया स्व-विवेक, ये सब मिलकर इसे एक जीवंत और लगातार विकसित होती व्यवस्था बनाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दस्तावेज हमें दिखाता है कि कैसे समाज लगातार एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश करता है, व्यवस्था की जरूरत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच, सजा की जरूरत और सुधार की उम्मीद के बीच, नियमों की कठोरता और मानवीय विवेक के बीच। ये संतुलन कभी भी स्थायी या परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसकी निरंतर खोज ये एक स्वस्थ समाज की निशानी है शायद। हाँ, इस दस्तावेज ने हमें आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना और प्रक्रिया की एक अच्छी रूपरेखा तो दी है, लेकिन इसने एक सवाल को भी छुआ है जिस पर शायद और गहरे विचार की जरूरत है। इसमें अपराधी के व्यवहार परिवर्तन या सुधार के प्रयास का जिक्र है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सुधार का प्रयास वाकई में प्रभावी होता है? क्या हम सच में माप सकते हैं कि कोई व्यक्ति सजा काटने या सुधार कार्यक्रम से गुजरने के बाद बदल गया है, या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है जिसे अमल में लाना बेहद मुश्किल है? ये दस्तावेज हमें इन सवालों के जवाब तो नहीं देता, पर यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि इस प्रणाली का जो अंतिम लक्ष्य है, सजा या सुधार, वो असल में कितना हासिल हो पाता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे और खोजबीन की जा सकती है। जरूर। मैं बात कर रहा हूं सुधारात्मक न्याय और जेल सुधार की। हमारे सामने सुधारात्मक न्याय, दर्शन और जेल सुधार शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ अंश हैं। तो आज हमारा मकसद है इन दस्तावेजों के जरिए इस विषय के मूल विचारों को समझना, इसके पीछे का दर्शन क्या है और खास तौर पर भारत में जेल प्रशासन के क्या लक्ष्य रखे गए हैं, उनको गहराई से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत। बिल्कुल, और ये विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आपराधिक न्याय प्रणाली के उस पहलू से जुड़ा है जिसका उद्देश्य सजा देने से कहीं आगे जाता है। यहाँ ध्यान अपराधियों के व्यवहार में, मतलब सकारात्मक बदलाव लाने पर है
और आखिरकार समाज को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम न्याय को सीधे सजा से जोड़ देते हैं। सही कहा, लेकिन ये नजरिया उससे कहीं ज्यादा गहरा है, जैसा कि स्रोत बताता है। तो सबसे पहले ये सुधारात्मक न्याय है क्या? मतलब स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है? देखिए, स्रोत इसे आपराधिक न्याय प्रणाली की एक शाखा के रूप में देखता है, जिसके कई पहलू हैं। पहला, जाहिर है, समाज की सुरक्षा, वो तो है ही। हाँ, वो तो पहली जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा, अपराधियों को उनके किए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराना, यानी दंडित करना। लेकिन यहीं पर यह पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे बढ़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपराधियों के व्यवहार को बदलना, उनमें सुधार लाना। अच्छा, सुधार लाना। हाँ, और चौथा, कुछ मामलों में पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करना भी शामिल हो सकता है। ये दिलचस्प है कि दंड सिर्फ एक हिस्सा है। असली जोर तो व्यवहार परिवर्तन और यहाँ तक कि पीड़ित की जरूरतों पर भी है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था सिर्फ अतीत में हुए अपराध को देखकर सजा नहीं दे रही, बल्कि भविष्य को देख रही है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है एक तरह से। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये कोई एक जैसी व्यवस्था नहीं है सबके लिए। अच्छा। हाँ, इसमें निगरानी के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे किसी को समुदाय में कम निगरानी में रखा जा सकता है, तो किसी को अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में। ये अपराध की गंभीरता और अपराधी के व्यवहार पर निर्भर करता है। यानी जरूरत के हिसाब से उपाय बदल जाते हैं। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। स्रोत में एक पंक्ति है जो मुझे लगता है काफी सोचने पर मजबूर करती है। अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, और साथ ही ये विश्वास कि हर इंसान में अच्छाई होती है। वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही आप कह सकती हैं सुधारात्मक न्याय के दर्शन का आधार है। ये इसी मान्यता पर टिका है कि मनुष्य जो है वो संभावनाओं से भरा है। हालात, परवरिश, सामाजिक दबाव, बहुत सी चीजें व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये दर्शन मानता है कि हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश होती है, चाहे उसने कितना भी गंभीर अपराध क्यों न किया हो। किसी को भी सुधार के परे नहीं माना जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दर्शन के अनुसार किसी को भी सुधार के परे मानकर छोड़ देना ठीक नहीं है। ये मानवीय गरिमा और संभावना में एक गहरा विश्वास है। और इसी मानवतावादी दृष्टिकोण का जिक्र आपने जैसे कहा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हवाले से भी है स्रोत में। हाँ, स्रोत कहता है कि वो मानते थे कि बहुत कठोर सजा या कह लीजिए अमानवीय स्थितियां ये इंसानियत के लक्ष्य को पूरा नहीं करती। मतलब उनका मानना था कि क्रूर सजा से ना अपराधी सुधरता है, न समाज का भला होता है। सही कहा आपने। स्रोत के अनुसार गांधी जी और नेहरू जी का यही मानना था। उनका जोर दंड पर उतना नहीं था जितना व्यक्ति के सुधार पर और उसे दोबारा समाज के लायक बनाने पर था। ये समझना जरूरी है कि उनका विरोध सजा के विचार से शायद नहीं था, बल्कि सजा के अमानवीय और अप्रभावी तरीकों से था। और गांधी जी का एक और विचार, तो वो तो और भी क्रांतिकारी लगता है। स्रोत बताता है कि वे अपराध की तुलना एक मानसिक बीमारी से करते थे। हाँ, ये एक बेहद शक्तिशाली उपमा है ना? बिल्कुल, जेल की पूरी अवधारणा ही बदल जाती है इससे। तो सोचिए जरा, गांधी जी का कहना था कि अपराध एक तरह की मानसिक विकृति या बीमारी है और इसका इलाज सहानुभूति और सही देखभाल से होना चाहिए, न कि और ज्यादा पीड़ा देके। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जेलों को सजा घर होने के बजाय अस्पतालों जैसा होना चाहिए। अस्पताल जैसा मतलब सुधार गृह, जहां व्यक्ति का इलाज हो सके, उसे सही रास्ते पर लाया जा सके। वाह, अगर जेलें सच में अस्पताल जैसी होती जहां सुधार पर ध्यान होता, तो पता नहीं हमारी न्याय व्यवस्था आज कैसी दिखती। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या भारत में जेल प्रशासन के जो घोषित लक्ष्य हैं वे गांधी जी के इसी विचार से प्रेरित लगते हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत के अनुसार हाँ, भारत में जेल प्रशासन के घोषित लक्ष्य इसी दिशा में जाते हुए दिखते हैं, कम से कम कागजों पर। इनके दो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, जाहिर तौर पर जेलों में अनुशासन बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये तो किसी भी बंदोबस्त के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य कैदियों के सुधार और उनके पुनर्वास, जिसे अंग्रेजी में रिहेबिलिटेशन कहते हैं, उसकी व्यवस्था करना है। पुनर्वास, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है,
इसका यहाँ क्या मतलब है? सिर्फ जेल से छोड़ देना ही तो पुनर्वास नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुनर्वास का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत बताता है कि इसका उद्देश्य है कैदियों को जेल में रहते हुए ऐसा सामाजिक माहौल देना और उन्हें ऐसे हुनर, स्किल्स सिखाना। अच्छा, स्किल्स। हाँ, जिससे वे रिहाई के बाद समाज में वापस जा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, कानून का पालन करने वाले नागरिक बने और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन पाएं। तो लक्ष्य सिर्फ उन्हें समाज से अलग रखना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर इंसान बनाकर समाज को लौटाना है। बिल्कुल। इसमें शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता, ये सब कुछ शामिल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेल की सजा का असली मकसद सिर्फ 4 दीवारी में बंद रखना नहीं है। स्रोत इस पर और क्या कहता है? हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। ये कहता है कि जेल की सजा तभी न्याय संगत और प्रभावी है जब ये 2 उद्देश्यों को पूरा करे। पहला, जब तक जरूरी हो समाज को उस व्यक्ति के अपराध से सुरक्षित रखें। ठीक है। और दूसरा, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करे कि जब वो व्यक्ति जेल से बाहर आए तो वो दोबारा अपराध ना करे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जी सके। और एक और बहुत मानवीय बात स्रोत सामने रखता है। क्या? वो ये कि किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से वंचित करना, मतलब उसे जेल में डालना, वो अपने आप में ही सजा है। हाँ, ये तो है। तो जेल के अंदर उसे अतिरिक्त कष्ट, अपमान या वो पुराने अत्याचार नहीं झेलने पड़ने चाहिए जो शायद उसने जेल आने से पहले झेले हों। जेल व्यवस्था को बदले या अतिरिक्त पीड़ा का साधन नहीं बनना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी और मानवीय लगता है, लेकिन एक व्यवहारिक सवाल उठता है उन अपराधियों के बारे में जिन्हें समाज के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, जैसे कि हिंसक अपराधी या जो संगठित अपराध से जुड़े लोग हैं। क्या स्रोत ये मानता है कि उनके लिए भी सुधार की यही राह अपनाई जानी चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इसका सीधा जवाब देता है। दस्तावेज कहता है कि हाँ, उनके लिए भी सुधार का प्रयास जरूरी है। अच्छा, उनके लिए भी? हाँ, भले ही कुछ अपराधियों की प्रवृत्ति इतनी खतरनाक हो कि समाज की सुरक्षा के लिए उन्हें लंबे समय तक अलग रखना जरूरी हो, फिर भी उनके सुधार की कोशिशें बंद नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य हमेशा यही रहना चाहिए कि जब भी वे रिहा हों, चाहे कितने भी समय बाद, उनका व्यवहार पहले से बेहतर हो। कठोर या समाज विरोधी बना दिया हो? बिल्कुल। सुधारात्मक दर्शन किसी के लिए भी दरवाजा बंद नहीं करता, ये इसकी खासियत है। यानी अपराध की गंभीरता सुधार के प्रयास को खत्म नहीं करती, बल्कि शायद उसे और जरूरी बना देती है। ये सोच काफी अलग है उस आम धारणा से। हाँ, जहाँ गंभीर अपराधियों को अक्सर सुधार के लायक नहीं मान लिया जाता है। बिल्कुल। पर ये दर्शन मानता है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता है, बस सही तरीके और माहौल की जरूरत है। और इसी मानवतावादी सोच को भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में दिशा निर्देशों के तौर पर स्थापित किया है। स्रोत 3 ऐसे व्यापक सिद्धांतों का जिक्र करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से सिद्धांत हैं? जरा उनके बारे में बताइए। हाँ, ये सिद्धांत जेल सुधारों के लिए एक तरह से नींव का काम करते हैं। पहला सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति जेल में अमानुष न बन जाए। अमानुष न बन जाए मतलब सजा का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी इंसानियत ही खो दे। उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा सिद्धांत, जेल की दीवारों के भीतर भी व्यक्ति अपने सभी मानवाधिकारों का हकदार है, सिवाय उस स्वतंत्रता के जो कानूनन छीनी गई है। अच्छा, जैसे उसे भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क, ये सब बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। और तीसरा सिद्धांत? और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जेल की प्रक्रिया में उन अत्याचारों या अन्यायों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जिनका व्यक्ति शायद शिकार रहा हो और जिनके कारण उसे जेल भेजा गया हो। ओह, ये तो काफी गहरा है। हाँ, मतलब अगर कोई गरीबी या सामाजिक अन्याय के कारण अपराध की दुनिया में आया, तो जेल में उसके साथ वैसा ही अन्याय या शोषण नहीं होना चाहिए। जेल खुद अन्याय का केंद्र नहीं बन सकती। ये सिद्धांत तो बहुत ऊंचे आदर्श स्थापित करते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए। इनका व्यावहारिक मतलब क्या है जेल प्रशासन के लिए? बिल्कुल सही सवाल। स्रोत बताता है कि इन सिद्धांतों को हकीकत बनाने के लिए जेल व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। ये सिर्फ ऊपरी बदलावों की बात नहीं है, इसमें शामिल है, पहला, जेलों की भौतिक स्थितियों को मानवीय बनाना, साफ सफाई, पर्याप्त जगह, हवा, रोशनी। बेसिक जरूरतें। हाँ, बिल्कुल। दूसरा,
कैदियों की देखभाल के लिए न्यूनतम मानक तय करना, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं। तीसरा, जेल कर्मचारियों का सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि उनका नजरिया बदलने के लिए अभिविन्यास, ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, ताकि वे कैदियों को सिर्फ अपराधी न समझें। हाँ, बल्कि सुधार की संभावना वाले इंसान समझें। चौथा, जेल के कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, कौशल विकास, इनको इस तरह से पुनर्गठित करना कि वे वाकई सुधार और पुनर्वास में मददगार हों, ना कि सिर्फ थानापूर्ति। और पांचवां, जेल के नियमों और विनियमों को आज के समय और मानवीय सिद्धांतों के हिसाब से अपडेट करना, उन्हें प्रासंगिक बनाना। इसका मतलब यह है कि सिर्फ सिद्धांत बना देना या कानून लिख देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो इन्हें पूरी गंभीरता और ईमानदारी से लागू करने की है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि इन सिद्धांतों को गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है अगर हम सुधारात्मक न्याय के लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। इसके लिए जेल व्यवस्था के पूरे ढांचे और कार्यशैली में बदलाव की जरूरत है ताकि जेलें सचमुच सुधार गृह बन सकें, जैसा गांधी जी ने सोचा था। ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, संसाधन और सामाजिक सोच में बदलाव तीनों की जरूरत होगी। तो आज की इस चर्चा से जो बातें उभर कर आई हैं, वे काफी अहम हैं। हमने समझा कि सुधारात्मक न्याय सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इसका आधार या दर्शन है कि अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, और हर किसी में सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल। हमने देखा कि भारत में जेल प्रशासन के लक्ष्य भी अनुशासन और सुरक्षा के साथ साथ सुधार और पुनर्वास पर जोर देते हैं। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत कैदियों के मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को बनाए रखने की बात करते हैं, यहाँ तक कि जेल की सीमाओं के भीतर भी। सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो पूरी सोच दंड केंद्रित होने के बजाय व्यक्ति केंद्रित और समाज केंद्रित है। प्रयास यह है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का अंत सजा पर न हो, बिल्कुल, बल्कि व्यक्ति के सफल पुनरेकीकरण पर हो। बिल्कुल, रीइंटीग्रेशन पर हो। और ये समझना जरूरी है कि जब कोई व्यक्ति सुधरकर समाज में लौटता है तो ये सिर्फ उस व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत है। हाँ, इससे समाज ज्यादा सुरक्षित बनता है आखिरकार। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में उठता है, जिसे स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं उठाता लेकिन इशारा जरूर करता है। ये पूरी चर्चा सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित है। मान लीजिए जेल व्यवस्था इन सिद्धांतों को लागू करने में सफल भी हो जाती है और कैदियों को हुनरमंद और बेहतर नागरिक बनाकर बाहर भेजती है, लेकिन क्या हमारा समाज उन्हें खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार है? क्या व्यवस्था उन्हें रोजगार और सामान्य जीवन जीने का दूसरा मौका देती है? ये वास्तव में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। सुधार की प्रक्रिया जेल की चार दीवारी के अंदर खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो बाहर आने के बाद शुरू होती है। सही बात है। अगर समाज का रवैया पूर्वाग्रहों से भरा है, अगर व्यवस्था पूर्व कैदियों के लिए बाधाएं खड़ी करती है, तो जेलों में किए गए सारे सुधार के प्रयास वो अधूरे रह जाएंगे। सुधारात्मक न्याय की सफलता सिर्फ जेल प्रशासन पर नहीं बल्कि समाज की सामूहिक सोच और स्वीकृति पर भी निर्भर करती है। इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। भारत की जेल व्यवस्था के इतिहास को और उसमें कैसे बदलाव आए हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ स्रोत है भारत में कारागार व्यवस्था का इतिहास और सुधार पर आधारित, और हमारा मकसद है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक का जो सफर है उसे देखें। आपको पता है हमारे जो महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, उनमें भी जेलों का जिक्र आता है। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और ये सफर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ इमारतों या नियमों का इतिहास नहीं है। हाँ। ये दिखाता है कि वक्त के साथ हमारा समाज अपराध को, सजा को किस नजर से देखता आया है। तो ये कैदियों से ज्यादा ना समाज की कहानी है, हमारे मूल्यों की, हमारी सोच की कहानी। सही कहा। तो शुरू करते हैं बहुत पहले से, प्राचीन भारत से। जी बिल्कुल। रामायण में भी है, जब भरत लौटते हैं अयोध्या तो रामराज का हाल पूछते हुए जेलों की स्थिति भी पूछते हैं। और महाभारत में तो बाकायदा कारागृह के 18 अधिकारियों का जिक्र है। उनका एक मुखिया भी होता था। सही। और उस जमाने की एक और बात मनुस्मृति में मिलती है, वो थोड़ी अलग है। अच्छा, क्या? उसमें सुझाव था कि जेलें मुख्य रास्तों पर हों ताकि लोग कैदियों को सजा भुगतते देखें, यहाँ तक कि अंग भंग किए हुए कैदियों को भी। ओहो।
मतलब सजा का मकसद था डर पैदा करना, एक तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन। ये आज की जो काल कोठरी वाली सोच है ना, एकांत कारावास, उससे बिल्कुल अलग है। अच्छा। जैसे कृष्ण के माता पिता को जिस कोठरी में रखा था उसके 7 दरवाजे बताए जाते हैं, मतलब लोगों से दूर, एकांत में। तो ये 2 अलग अलग विचार थे। उस दौर की सजाएं वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। स्रोत बताते हैं कि कैदियों को मतलब जंगली जानवरों के आगे फेंक देते थे। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। या हाथ पैर काटकर सड़कों पर छोड़ देना। बुद्ध काल में वो भारी वजन लादना, रोज कोड़ों से पिटाई। जी जी। और वो चीनी यात्री फाहियान और हुएनतांग, उन्होंने तो अशोक की जेलों को नरक कह दिया था। हाँ, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। मतलब उस वक्त इंसानियत का कोई ख्याल था ही नहीं। क्यों था ऐसा? देखिए, शायद उस समय का मुख्य उद्देश्य यही था, समाज में डर पैदा करना। अच्छा। ताकि लोग कानून ना तोड़ें, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, ये सबसे जरूरी था। किसी को सुधारने या क्या कहते वापस समाज में लाने की सोच वो शायद थी ही नहीं। सजा जितनी भयानक उतना ज्यादा डर, बस यही सोच थी। फिर आया मुगल काल। जी। इस दौरान जैसा स्रोत बताते हैं, पुराने किलों और गढ़ों को ही जेल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। हाँ, मुगल काल में शायद सजाएं उतनी भयानक नहीं थीं जितनी प्राचीन काल में जिक्र मिलता है। लेकिन जेलों का जो मूल मकसद था वो तब भी लोगों को बंद रखना ही था। कोई बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, ढांचागत बदलाव इस दौर में नहीं देखता। वो बस कैद करने की जगह थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश दौर की तरफ। यहाँ से चीजें थोड़ी व्यवस्थित होने लगी है ना, कम से कम कागज पर तो ऐसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। लॉर्ड मैकाले आयोग 1835 यहीं से शुरुआत मानी जाती है, एक सिस्टम बनाने की कोशिश। आपने सही पकड़ा। मैकाले आयोग ने पहली बार कुछ व्यवस्थित सुझाव दिए थे। क्या थे वो? जैसे उन्होंने कहा कि कैदियों से जेल के बाहर काम मत कराओ, अंदर ही कराओ। अच्छा। कैदियों को अलग अलग श्रेणियों में रखो और खासकर उन पर ध्यान दो जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन कैदी। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें सजा याफ्ता कैदियों से बिल्कुल अलग रखा जाए। फिर कुछ केंद्रीय जेलें बनाने की बात हुई और सभी जेलों के लिए एक जैसे नियम हो, इसके लिए जेल इंस्पेक्टर हों। तो ये एक तरह से हाँ, व्यवस्था बनाने की पहली कोशिश थी। तो कोशिश तो हुई, लेकिन जमीन पर क्या था? क्योंकि इसके फौरन बाद 1836 में एक और समिति बनी, बंदी गृह अनुशासन समिति, शेक्सपियर कमेटी। जी। इसने क्या पाया? इस समिति ने 1838 में जो रिपोर्ट दी वो थोड़ी चौंकाने वाली थी। अच्छा। उन्होंने पाया कि जेलों में बहुत भ्रष्टाचार था, अनुशासन बिल्कुल नहीं था और कैदियों को बाहर काम पर भेजना भी एक बड़ी समस्या थी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब देखकर उन्होंने सुधार का सुझाव नहीं दिया, बल्कि कहा कि सजा को और कठोर बनाओ। आइए। हाँ, नैतिक शिक्षा या अच्छे बर्ताव पर सजा कम करने जैसी बातों को तो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। कमाल है। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त व्यवस्था का मतलब सिर्फ सख्त नियंत्रण था, सुधार का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, ये तो है। हाँ, विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों को अलग रखने की बात इन्होंने भी दोहराई और एक अहम सुझाव था बंदी गृह महानिरीक्षक का पद बनाना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। अच्छा, आईजी प्रिजन्स। जी, एक केंद्रीय अधिकारी जो सब जेलों को देखे, नियम एक जैसे लागू हों, तो प्रशासन को सेंट्रलाइज करने की तरफ ही एक कदम था। मतलब जोर सख्ती पर ही बना रहा। बिल्कुल। लेकिन क्या कैदियों की हालत सुधारने या थोड़े मानवीय पहलू पर भी ध्यान गया? क्योंकि इसके बाद भी तो समितियां बनी। 1864 का आयोग। हाँ, बिल्कुल। 1864 में सर जॉन लॉरेंस की समीक्षा के बाद जो आयोग बना, उसने पहली बार कैदियों की बुनियादी जरूरतों पर थोड़ा ध्यान दिया। ये छोटा पर अहम बदलाव था। क्या कहा उन्होंने? आयोग ने कहा कि कैदियों के रहने की जगह, उनके खाने पीने, कपड़े और इलाज का इंतजाम वो बेहतर होना चाहिए। जेलों में डॉक्टर रखने की बात भी कही और साथ ही महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को अलग अलग रखने का सुझाव दिया। ठीक है। इसके बाद 1888 में लॉर्ड डफरिन ने एक और आयोग बनाया। उसने पिछली सभी रिपोर्टों को देखा और कहा कि भाई, जब तक पूरे देश के लिए एक जेल कानून नहीं बनता, तब तक व्यवस्था में एक रूपता नहीं आ सकती। अच्छा, तो एक यूनिफॉर्म कानून की जरूरत महसूस हुई। जी। तो इन सब कोशिशों का नतीजा निकला 1894 का बंदी गृह अधिनियम, प्रिजन्स एक्ट 1894। इसने क्या बदला? क्या ये वही कानून था? हाँ, ये वही था। 1894 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। इसने उस वक्त जेलों से जुड़े जितने भी कानून थे, सबको एक साथ मिला दिया। ठीक है। इसने जेल चलाने के लिए कड़े नियम कायदे तय किए। कैदियों से कैसा बर्ताव हो, जेल के अंदर कौन से काम अपराध हैं, नियम तोड़ने पर क्या सजा होगी, ये सब तय किया। लेकिन फोकस अब भी नियंत्रण पर ही था। बिल्कुल। इसका मूल मंत्र अब भी नियंत्रण और अनुशासन ही था, सुधार नहीं।
और आपको बताऊं, ये कानून आजादी के बाद भी कई दशकों तक भारतीय जेल प्रशासन का आधार बना रहा। अच्छा, हम्म तो 19वीं सदी के आखिर तक कहानी अनुशासन और नियंत्रण की ही रही, लेकिन 20वीं सदी आते आते, जैसा आपने शुरू में कहा था, सोच बदलने लगी थी। हाँ, कुछ बदलाव आने लगे थे। 1919-20 की भारतीय जेल समिति, इंडियन जेल्स कमेटी, इसे एक मील का पत्थर क्यों कहते हैं? क्या खास था इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। ये समिति वाकई एक बड़ा मोड़ थी। क्यों? उन्हें समाज में फिर से बसाना, मतलब रिहैबिलिटेशन, ये भी होना चाहिए। वाह, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। समिति ने सिर्फ सजा और सख्ती की सोच को नकारा और जेलों के प्रति एक नई नजरिए की वकालत की। उन्होंने कहा कि कैदियों की देखभाल के लिए पढ़े लिखे प्रशिक्षित स्टाफ को भर्ती करो। ये नहीं कि दूसरे कैदियों को ही उन पर निगरानी का काम दे दो। सही बात है। और एक बहुत जरूरी बात, समिति ने बच्चों को जेल में रखने का सख्त विरोध किया। अच्छा। कहा कि उनके लिए अलग बाल अदालतें और बाल सुधार गृह बनाओ, जुवेनाइल होम्स या रिफॉर्मेटरीज, ताकि बच्चों को अपराध की दुनिया से निकालकर सही रास्ते पर लाया जा सके। मतलब पहली बार ये माना गया कि कैदी को सिर्फ सजा देना काफी नहीं, उसे सुधारना भी है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा योगदान था। ये तो वाकई सोच बदलने वाली बात थी। अच्छा, आजादी के बाद इस सुधार वाली सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया? सुना है राज्यों ने अपनी समितियां बनाई और फिर 1951-52 में डॉक्टर W.C. रेकलेस की रिपोर्ट आई। वो यूएन के एक्सपर्ट थे। जी हाँ, डॉक्टर रेकलेस की रिपोर्ट काफी अहम थी। वो यूएन के विशेषज्ञ थे और उन्होंने भारतीय जेलों का अध्ययन करके कई सुझाव दिए। क्या सुझाव थे? उन्होंने कहा कि जेलों को सिर्फ कैद रखने की जगह नहीं, बल्कि सुधार गृह की तरह देखो। करेक्शनल होम्स, अच्छा। नई तरह की जेलें बनाओ, बच्चों को कोर्ट, पुलिस, जेल के चक्कर से दूर रखो। उनका जोर इस बात पर था कि अपराध क्यों हुआ, इससे ज्यादा जरूरी है कि अपराधी व्यक्ति को कैसे सुधारा जाए और कैसे वापस समाज से जोड़ा जाए। उन्होंने पुराने बेमतलब हो चुके जेल नियमों को हटाने की भी सिफारिश की। मतलब सोच अब सिर्फ जेल चलाने की नहीं, लोगों को बदलने की हो रही थी। हाँ, सुधार और पुनर्वास पर जोर बढ़ा। बिल्कुल, इस विचार को यहाँ और मजबूती मिली। इसके बाद 1960 में एक और समिति रिपोर्ट आई, जिससे वो केंद्रीय सुधारात्मक सेवा ब्यूरो बना, जो बाद में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान बना। जी। और फिर आई 1980-83 की मुल्ला समिति, जस्टिस A.N. मुल्ला की अध्यक्षता में। इसे आज भी बहुत अहम मानते हैं। बहुत ज्यादा। इसने क्या खास किया? क्या ये आधुनिक सुधारों की दिशा में सबसे बड़ा कदम था? निश्चित रूप से। मुल्ला समिति की रिपोर्ट तो सुधारात्मक सेवाओं के क्षेत्र में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। अरे वाह! ये बहुत ही विस्तृत थी। इसने जेल प्रशासन के हर पहलू को छुआ। कानून, कामकाज का तरीका, सुरक्षा, कैदियों का वर्गीकरण, उनके रहने की हालत, इलाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, सेहत के कार्यक्रम, काम सिखाने के इंतजाम, विचाराधीन कैदी, महिला कैदी, मतलब सब कुछ। काफी व्यापक। हाँ, रिपोर्ट का लक्ष्य था जेल प्रशासन को ज्यादा कुशल, मानवीय और पेशेवर बनाना। समिति ने जोर देकर कहा कि कैदियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित प्रोफेशनल लोगों का एक अलग कैडर होना चाहिए। ये जरूरी है। इसने एक तरह से पूरे सिस्टम को नए सिरे से देखने और सुधारने का एक मुकम्मल खाका पेश किया। ये आधुनिक भारतीय जेल सुधार की नींव है, कह सकते हैं। मुल्ला समिति ने इतने सारे पहलुओं पर गौर किया, विचाराधीन कैदी, महिला कैदी, बच्चे। इससे ये भी साफ होता है कि जेल या सुधार सेवा कोई एक चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेवाएं बंटी कैसे होती हैं, ये समझना भी जरूरी है ना? क्योंकि अलग अलग लोगों की जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इन सेवाओं को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। जैसे? एक तो है अधिकार क्षेत्र के हिसाब से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की सेवाएं। ठीक है। दूसरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उनकी भूमिका क्या है, पुलिस, अदालतें और सुधार संस्थाएं जैसे जेल। तीसरा, जगह के आधार पर, संस्थागत जैसे जेल या सुधार गृह, और गैर संस्थागत जैसे प्रोबेशन या परोल। ओके। चौथा, उम्र के हिसाब से बड़ों के लिए अलग, किशोरों के लिए अलग। फिर लिंग, अपराध की गंभीरता, खास कार्यक्रम, इनके आधार पर भी वर्गीकरण होता है। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण विभाजन है कानूनी आधार पर। कुछ सेवाएं आईपीसी जैसे कानूनों के तहत आती हैं। इसमें मुख्य रूप से वयस्कों वाली जेलें हैं। हाँ। वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक कानूनों के तहत आती हैं, जैसे किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसका मकसद बच्चों को सजा देना नहीं, उनकी देखभाल और सुरक्षा करना है।
तो उनके लिए बाल सुधार गृह वगैरह। जी बिल्कुल, बाल सुधार गृह, ऑब्जर्वेशन होम वगैरह। इसी तरह महिलाओं के लिए नारी निकेतन या अनैतिक व्यापार या भीख मांगने से जुड़े कानूनों के तहत बनी संस्थाएं भी हैं। तो ये वर्गीकरण हमें समझने में मदद करता है कि अलग-अलग जरूरतों वाले समूहों को कैसे संभाला जाता है। तो हमने देखा कि कैसे सैकड़ों सालों में सोच बदली है। प्राचीन काल में सजा के खौफ से शुरू होकर फिर ब्रिटिश राज में अनुशासन और नियंत्रण पर जोर, और आखिरकार 20वीं सदी और आज़ादी के बाद सुधार और समाज में वापसी की बात तक। हाँ, ये वाकई एक लंबा सफर रहा है, जहां जेलों को देखने का नजरिया मतलब सजा देने वाली जगह से बदलकर कम से कम कागजों पर तो सुधारने वाली जगह बनाने की कोशिश हुई है। हाँ, ये यात्रा दिखाती है कि कैसे समाज की प्राथमिकताएं बदली हैं। डर और सजा से हटकर इंसान को सुधारने और उसे दोबारा समाज का हिस्सा बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश हुई है। इसमें अलग-अलग समितियों के सुझावों का और बदलती दुनिया की सोच का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इन बेहतरीन सिफारिशों और जमीनी हकीकत के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता है। हाँ, ये बात तो है। कागज पर तो मंजिल सुधार की दिखती है, लेकिन असल चुनौती उसे जमीन पर उतारने की होती है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। अगर हम वाकई सुधार और पुनर्वास की बात करते हैं, जैसा कि इस पूरे ऐतिहासिक विकास में दिखता है, तो आज हमें अपनी जेल व्यवस्था की कामयाबी को असल में कैसे मापना चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ इस बात से कि अपराध कम हुए, या इस बात से कि कितने लोग जेल से निकलने के बाद दोबारा समाज का एक उपयोगी हिस्सा बन पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कामयाबी वो है जिस पर हम अक्सर कम ध्यान देते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। भारत में सुधारात्मक कार्य, किशोर न्याय और इनसे जुड़े कुछ सामाजिक कानून। हमारे पास एक स्रोत है, सुधारात्मक प्रशासन और कानूनी ढांचा, और हम इसी के कुछ अंशों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, इनके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, जेल प्रशासन कैसे चलता है, नाबालिगों और महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है, और हाँ, अवैध व्यापार और भीख मांगने जैसी समस्याओं से ये कानून कैसे निपटते हैं। मतलब ये समाज की किन सच्चाइयों को एड्रेस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुधारात्मक प्रशासन। ये अपने आप में ही एक बड़ा जटिल विषय लगता है। इसकी सफलता आखिर किन चीजों पर निर्भर करती है? एक सोच होनी चाहिए, और शायद सबसे जरूरी है जो लोग ये काम कर रहे हैं, यानी सुधारात्मक कर्मी, उनकी काबिलियत। जेल अधिकारियों का रोल बहुत ही सेंट्रल है, और ये कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी कहता है कि कर्मचारियों और कैदियों के बीच एक अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता वो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ भागने से रोकने वाली सुरक्षा नहीं, बल्कि अंदर के माहौल के लिए भी। बिल्कुल, और आपने सही कहा। स्रोत भी यही कहता है कि कर्मचारी वही टिकते हैं या असरदार होते हैं जिन्हें बहुत सावधानी से चुना गया हो, अच्छी ट्रेनिंग मिली हो और जिनका सुपरविजन भी ठीक से हो। लेकिन उनकी मुख्य भूमिकाएं क्या हैं? मतलब अगर हम पॉइंट्स में बात करें। जी, स्रोत कई चीजें गिनाता है। पहला तो है कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार, मतलब शालीनता और निष्पक्षता से पेश आना। दूसरा, सबकी सुरक्षा, कैदियों की भी, एक दूसरे से और खुद से भी। तीसरा, जो खतरनाक कैदी हैं उन्हें भागने से रोकना, ये तो है ही। चौथा, जेल में व्यवस्था बनाए रखना, डिसिप्लिन जरूरी है। और पांचवा, जो शायद सबसे अहम है, कैदियों को मौके देना कि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करें, कुछ सीखें, कुछ पॉजिटिव करें, ताकि जब वो बाहर निकलें तो समाज में दोबारा अपनी जगह बना सकें। ये सिर्फ सजा काटने की जगह ना हो। इसमें एक बात और कही गई है कि कर्मचारियों को समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उनके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। इसका जेल प्रशासन पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ किताबी बात है? नहीं, इस किताबी बात बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है। देखिए, जैसे जैसे समाज में मानवाधिकार या मेंटल हेल्थ पर जोर बढ़ रहा है, वही उम्मीदें जेल से भी की जाती हैं। तो स्टाफ को ये समझना होता है और अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ता है। और दुनिया भर में भी कुछ ट्रेंड्स दिख रहे हैं। स्रोत बताता है कि सुधारात्मक कार्यक्रमों में अब ज्यादा स्पेशलाइजेशन आ रहा है, वैरायटी बढ़ रही है, मतलब अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग प्रोग्राम। और दूसरा बड़ा बदलाव है व्यक्तिकीकरण पर जोर। व्यक्तिकीकरण, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक? इसका मतलब है कि सजा या सुधार का जो तरीका है वो हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से तय हो। वो पुराना वाला तरीका कि सबके लिए एक ही सजा, वो अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि हर कैदी अलग है, उसकी कहानी अलग है, अपराध के कारण अलग हैं।
तो व्यक्तिकीकरण का मकसद है कि इन अंतरों को समझकर ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे वो दोबारा जुर्म ना करे। ये ज्यादा मानवीय भी है और शायद ज्यादा असरदार भी। बनाकर थेरेपी करना या कोशिश करना कि जेल के रोज के कामों में कैदियों और स्टाफ दोनों की भागीदारी बढ़े। इससे सिर्फ वो दूरी कम नहीं होती, बल्कि कैदियों में थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ी इज्जत भी महसूस होती है, और ये उनके सुधार के लिए जरूरी है। वैसे जेलों में सुधार कार्यक्रमों का इतिहास तो है, जैसे शिक्षा, कल्चरल एक्टिविटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग, नैतिक शिक्षा, ये सब तो चलता ही रहा है। लेकिन स्रोत पिछले दशक में आई तेजी और खास तौर पर नई दिल्ली सुधारात्मक आदर्श का जिक्र करता है। इसमें ऐसा क्या नया है? जी, ये दिल्ली जेल प्रशासन ने शुरू किया था और इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे जेल के अंदर ही एक कम्युनिटी जैसा माहौल बनाना, कैदियों में आपस में जिम्मेदारी की भावना जगाना और मैनेजमेंट में सबकी भागीदारी। स्रोत इसे एक तरह का मिडिल पाथ कहता है, ना पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन, ना सिर्फ सरकारी नियंत्रण। ये हाफ वे हाउसेस के कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा अलग है, पर उससे प्रेरणा लेता है। और क्या इसे सिर्फ यही पहचान मिली है? नहीं, जैसा स्रोत बताता है, इसे बाहर भी पहचान मिली है। यूएन के वियना ऑफिस में और दूसरी कॉन्फ्रेंसेस में इसे पेश किया गया और इसकी तारीफ भी हुई है। तो ये दिखाता है कि इसमें कुछ बात तो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिलेवेंट मानी गई। तो ये तो हुई सामान्य सुधारात्मक प्रशासन की बात। लेकिन क्या ये सब पर एक जैसा लागू होता है? महिलाओं के मामले में स्रोत क्या कहता है? किन बातों पर जोर है? महिलाओं के मामले में स्रोत जेंडर सेंसिटिविटी यानी लिंग संवेदनशीलता पर बहुत जोर देता है, और पुनर्वास पर भी। ये माना जाता है कि महिलाओं की जरूरतें, उनकी सामाजिक परिस्थितियां अक्सर पुरुषों से अलग होती हैं। इसलिए जरूरी है कि पुलिस, जेल स्टाफ, जज, वकील जो भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उन्हें महिलाओं से जुड़े कानूनों और प्रक्रियाओं की खास ट्रेनिंग मिले और उनकी जानकारी अपडेटेड हो। कोशिश ये होनी चाहिए, पॉलिसी ये है कि जहां तक हो सके महिलाओं को गिरफ्तार करने और जेल भेजने से बचाया जाए, खासकर उनकी पारिवारिक भूमिकाओं को देखते हुए, और अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब सोचकर। लेकिन अगर गिरफ्तारी जरूरी हो ही जाए, मान लीजिए कोई गंभीर मामला है, तब क्या, किन सावधानियों की बात कही गई है? तब उनकी पर्सनल सेफ्टी और उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखने की बात है। स्रोत साफ कहता है कि गिरफ्तारी सिर्फ महिला पुलिस अफसर कर सकती है या सरकार जिसे ऑथोराइज करे, कोई और महिला। और जेल में भी महिलाओं की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, साफ सफाई, ज़रूरी सुविधाएं और सबसे ज़रूरी उनकी प्राइवेसी यानी निजता। स्रोत कहता है कि जेल प्रशासन की ये ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को सुनिश्चित करे। यहाँ सिर्फ कानून नहीं, बल्कि उसे लागू करने में संवेदनशीलता बहुत अहम है। चलिए, अब वयस्कों से थोड़ा हटकर नाबालिगों की बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। सबसे पहले ये बच्चा और किशोर को कैसे डिफाइन करता है? ये परिभाषाएं क्यों जरूरी हैं? हाँ, ये परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं क्योंकि इसी से तय होता है कि किस पर कौन सा कानून लगेगा। इस एक्ट के हिसाब से 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा या बालक है, और जो 16 का हो गया है पर 18 का नहीं हुआ, वो किशोर या अवयस्क कहलाता है, यानी जुवेनाइल। और एक्ट इन नाबालिगों को 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटता है। पहली, देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे, और दूसरी, कानून के साथ द्वंद्व में किशोर, मतलब जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है। अच्छा, तो इन दोनों में क्या फर्क है? पहले बात करते हैं देखभाल और संरक्षण की जरूरत वालों की। ये कौन बच्चे होते हैं और इनके साथ क्या होता है? ये वो बच्चे हैं जिनके पास रहने की कोई सेफ जगह नहीं है, या जो सड़कों पर भीख मांगते मिले, या चाइल्ड लेबर कर रहे हों, या किसी भी तरह की बुरी हालत में हो। इन्हें बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाता है। कमेटी इनकी सिचुएशन देखती है और फिर इन्हें जुवेनाइल होम्स यानी किशोर सदनों में भेज सकती है, जहां ये 18 साल तक रह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, स्रोत कहता है कि होम में भेजना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। पहली कोशिश हमेशा होती है कि बच्चे को उसके परिवार में वापस भेजा जाए, या गोद देने का इंतजाम हो, या फॉस्टर केयर मिले, मतलब बच्चे को एक पारिवारिक माहौल मिले। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी, कानून के द्वंद्व में किशोर, इनकी पहचान कैसे होती है और इनका मामला कैसे चलता है? इनकी पहचान तब होती है जब उन पर कोई अपराध करने का आरोप लगता है और उन्हें पकड़ा जाता है। सबसे पहले तो उनकी उम्र वेरीफाई की जाती है। अगर ये साबित हो जाता है कि जुर्म के वक्त वो 18 से कम के थे, तो उनका केस नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाता।
उनका मामला जाता है किशोर न्याय अधिनियम के तहत बने किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी के पास। पहले इसे जुवेनाइल कोर्ट कहते थे। हाँ, मैंने भी सुना है कि इसमें हाल में कुछ बदलाव हुए हैं। बोर्ड की बनावट और काम करने के तरीके में क्या नया है? स्रोत क्या बताता है? जी हाँ, कुछ अहम बदलाव हैं। अब बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट के साथ 2 सोशल वर्कर मेंबर भी होते हैं। वो एक बेंच की तरह साथ बैठकर फैसला करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई चीज आई है जिसे प्रारंभिक जांच या प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहते हैं। ये खासकर गंभीर अपराधों के मामलों में होती है। प्रारंभिक जांच, ये क्या चीज है और इसे क्यों लाया गया? इसका मकसद क्या है? ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव है। इस जांच में बोर्ड ये समझने की कोशिश करता है कि क्या बच्चे ने वाकई वो जुर्म किया है, किन हालात में किया, उसकी दिमागी और फिजिकल कैपेसिटी क्या थी उस जुर्म को समझने की, और सबसे अहम, क्या उसका कोई क्रिमिनल इंटेंट था, जिसे मेंस रिया कहते हैं, मतलब जुर्म करने की नीयत थी या नहीं। पहले ये माना जाता था कि बच्चों में ऐसी नीयत नहीं होती, पर अब गंभीर अपराधों में इस पहलू को देखना जरूरी समझा गया है। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि अपराध के पीछे के कारणों को समझना है। ये एक तरह से अपराध कम करने और पुनर्वास पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश है, ताकि ये तय हो सके कि बच्चे को सुधार गृह भेजा जाए या कुछ खास बहुत गंभीर मामलों में उस पर वयस्क की तरह केस चले। हालांकि ये सिर्फ 16 से 18 साल के बच्चों के लिए है और सिर्फ गंभीर अपराधों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक कार्यकर्ताओं यानी सोशल वर्कर्स का रोल और भी बढ़ गया है। वो ठीक ठीक क्या करते हैं इन केसेस में? बिल्कुल, उनका रोल बहुत अहम हो गया है। जो बच्चे कानून के द्वंद में हैं, उनके मामलों में सोशल वर्कर जांच में मदद करते हैं। बच्चे का बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, दोस्त, किन वजहों से वो अपराध में फंसा, फिर वो पुनर्वास के लिए क्या सही रहेगा, इसकी सिफारिश करते हैं और उसे लागू करवाने में भी मदद करते हैं। और जो बच्चे देखभाल और संरक्षण वाले हैं, उनके मामलों में भी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के बाद वो उन्हें परिवारों तक पहुंचाने या उनके लिए सबसे अच्छी केयर का इंतजाम करने में मदद करते हैं। और होम्स के अंदर भी वो बच्चों के साथ ग्रुप वर्क करते हैं या केस वर्क करते हैं, मतलब हर बच्चे पर अलग से ध्यान देना, उनकी मुश्किलें समझना, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना। किशोर न्याय की बात करते हुए हमने देखा कि कानून कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसी एक और स्थिति है जहां शोषण होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों का, और उसके लिए एक अलग कानून है, अनैतिक अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1960 यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। स्रोत के मुताबिक इसका मुख्य मकसद क्या है? हाँ, ये एक सोशल लेजिस्लेशन है। इसका मेन मकसद है पब्लिक प्लेसेस में या कमर्शियल फायदे के लिए जो अनैतिक व्यापार होता है, यानी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा, उसे रोकना। स्रोत बताता है कि इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ तो क्रिमिनल्स जैसे दलाल, कोठा चलाने वाले या जो जबरदस्ती लड़कियों को इसमें धकेलते हैं, और दूसरी तरफ होती हैं पीड़ित, वो महिलाएं या बच्चे जिनसे जबरदस्ती या धोखे से ये काम कराया जाता है। तो कानून इन पीड़ितों के साथ कैसा बर्ताव करता है? क्या उन्हें भी अपराधी माना जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून उन्हें पीड़ित मानता है, अपराधी नहीं। उन्हें संरक्षण देने की बात है। जब कोई रैकेट पकड़ा जाता है या कोई पीड़ित बचाई जाती है तो सबसे पहले उनकी जांच होती है, खासकर उम्र पता की जाती है। अगर पीड़ित 18 साल से कम है, मतलब बच्चा या किशोर है, तो उनका मामला फौरन CWC को भेजा जाता है, जो फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। और अगर पीड़ित वयस्क महिला है तब क्या होता है? उन्हें आमतौर पर नारी निकेतन या इसी तरह के दूसरे रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन होम्स में भेजा जाता है। वहाँ सोशल वर्कर्स उनके साथ काम करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम करते हैं। कोशिश होती है कि उन्हें उनके परिवारों तक सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए। और अगर जांच में कोई उन्हें इस धंधे में धकेलने का दोषी पाया जाता है तो उसे इस एक्ट के तहत सजा मिलती है। स्रोत ये भी बताता है कि अगर पीड़ित महिला किसी पड़ोसी देश की है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे उस देश की एम्बेसी को सौंप दिया जाता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत भिक्षा निरोधक अधिनियम 1956 यानी एंटी बेगरी एक्ट का भी जिक्र करता है। इसके तहत क्या मुख्य बातें हैं? इस एक्ट के तहत पब्लिक प्लेसेस में भीख मांगना एक अपराध है। अगर कोई भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। स्रोत बताता है कि अगर ये पहली बार का अपराध है तो जमानत मिल सकती है या चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। और अगर कोई बार बार पकड़ा जाए जो आदतन भिखारी हैं, उनके लिए क्या? सिर्फ सजा? नहीं, सिर्फ सजा नहीं। जो लोग आदतन मतलब हैबिचुअली भी भीख मांगते पाए जाते हैं उन्हें भिक्षुक गृहों यानी बेगर होम्स में भेजा जाता है। ये सिर्फ जेल नहीं होती, यहाँ मकसद उन्हें रखना भी है और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग देना भी है ताकि वो भीख मांगना छोड़कर कुछ काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकें।
और यहाँ भी उम्र देखी जाती है। अगर भीख मांगने वाला नाबालिग है तो उसे फौरन बालगृह भेजा जाता है और मामला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलता है। तो यहाँ भी सजा के साथ साथ सुधार और पुनर्वास का एलिमेंट जोड़ने की कोशिश है। तो आज हमने सुधारात्मक प्रशासन के प्रिंसिपल से लेकर महिलाओं और किशोरों के लिए बने खास कानून और फिर अनैतिक व्यापार और भीख मांगने जैसे मुद्दों की रोकथाम तक कई जरूरी पहलुओं पर बात की। ऐसा लग रहा है कि पुनर्वास, इंडिविजुअल जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट और सोशल वर्कर्स का रोल, ये थीम्स बार बार सामने आई। बिल्कुल सही कहा आपने। इन अलग अलग कानूनों और सिस्टम्स को अगर एक साथ देखें तो प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन और समाज में वापस जोड़ने यानी रीइंटीग्रेशन के जो कॉमन सिद्धांत हैं वो साफ दिखते हैं। खासकर जुवेनाइल जस्टिस में अपराध के हालात और यहाँ तक कि नाबालिग की नियत, मेंसरिया को समझने पर जो जोर दिया जा रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट है। ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे ठीक करने पर है, ताकि आगे चलकर अपराध कम हों। यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है। ये सारे कानून और सिस्टम्स, जैसा कि स्रोत बताता है, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन पर बहुत जोर देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिस्टम्स अपने आप में समाज की उन बड़ी सच्चाइयों जैसे गरीबी, अशिक्षा, मौकों की कमी, सामाजिक भेदभाव को बदलने में कितने कामयाब हो सकते हैं, जो अक्सर अपराध या शोषण की जड़ में होती हैं। शायद इन कानूनों की कामयाबी सिर्फ इनके लागू होने पर नहीं, बल्कि उन सामाजिक आर्थिक हकीकतों को बदलने की हमारी कलेक्टिव इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मेरा मतलब है सुधार गृहों और जेलों की दुनिया पर हम इसे देखेंगे समाज कार्य के नजरिए से। हमारे पास जो जानकारी है वो सुधारात्मक समाज कार्य, सिद्धांत और व्यवहार इस विषय पर आधारित है। कोशिश ये है कि हम समझें कि जेल या प्रोबेशन जैसी जगहों पर सोशल वर्कर क्या करते हैं, उनके सामने क्या मुश्किलें आती हैं और वो कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। ये जो सामग्री है हमारे पास, ये सुधारात्मक माहौल में सोशल वर्क के जो सिद्धांत हैं और जो असलियत है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें, दोनों पर बात करती है। इसमें प्रोबेशन यानी परिवीक्षा, आफ्टर केयर मतलब रिहाई के बाद की देखभाल, और काउंसलिंग जिसे हम परामर्श कहते हैं, ऐसी बातों का जिक्र है। नहीं है, बल्कि कोशिश है अपराधियों को सुधारना और उन्हें समाज में वापस लाना। लेकिन हाँ, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें कई रोड़े हैं, कई बाधाएं हैं। ये उन मुश्किलों पर भी रोशनी डालती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये सुधारात्मक समाज कार्य या आखिर चीज क्या है? क्या ये बस जेल में सोशल वर्क करना है या कुछ और? मोटे तौर पर हाँ कह सकते हैं, लेकिन बात इससे थोड़ी गहरी है। ये दरअसल सोशल वर्क के जो सिद्धांत हैं, जो उसूल हैं, उनको सुधारात्मक संस्थानों जैसे जेल हो गई, प्रोबेशन या पैरोल सेवाएं हो गई, वहां लागू करना है। इसमें कौन लोग आते हैं? जैसे प्रोबेशन ऑफिसर, पैरोल ऑफिसर या फिर जेल के अंदर काउंसलिंग करने वाले लोग, ये सब शामिल हैं। इनका काम अक्सर लोगों की मानसिक और भावनात्मक मदद करना होता है, जिसे हम चिकित्सीय या अर्ध चिकित्सीय कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये आसान नहीं है। स्रोत किन मुश्किलों की बात करता है? क्या खास चुनौतियां हैं? मुश्किलें तो कई हैं। एक तो देखिए, न्याय व्यवस्था का अपना एक तरीका है जो कभी-कभी सुधार वाली सोच से मेल नहीं खाता। फिर समाज में भी आप देखें तो ये सोच काफी गहरी बैठी है कि सजा जितनी सख्त होगी, आदमी उतना ही सुधरेगा। ये जो रवैया है ना, ये नए या जो प्रगतिशील तरीके हैं जिनमें सुधार पर जोर हो, उनके लिए एक बड़ी रुकावट बन जाता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि 20वीं सदी में जब समाज कार्य एक पेशे के तौर पे उभरा, तो उसका मकसद तो कहते हैं ना, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। ये तो इंसानी काबिलियत बढ़ाने और मतलब समाज में सबको मौके और साधन दिलाने की बात करता है। सही कहा, बिल्कुल। और इसके लिए सोशल वर्क में कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे काउंसलिंग है, अकेले में व्यक्ति के साथ काम करना जिसे वैयक्तिक समाज कार्य या केस वर्क कहते हैं, फिर ग्रुप में काम करना या समुदाय के साथ मिलकर काम करना, ये सब तरीके हैं। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि जेलों के अंदर ना सोशल वर्क कैसे किया जाए, इसका कोई तय ढांचा, कोई गाइडलाइन अक्सर नहीं होती। अच्छा, यानी कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। हाँ, कि बस फॉलो कर लिया। हाँ बिल्कुल। इससे जो काम करने वाले हैं उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें खुद ही समझना पड़ता है कि कैदियों की असल परेशानियां क्या हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, और फिर उस हिसाब से मदद करनी होती है। कोई तयशुदा स्टेप 1, स्टेप 2 जैसा कुछ नहीं होता अक्सर। यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत में लिखी है वो ये है कि हर अपराधी में, चाहे उसने कुछ भी किया हो,
ये काबिलियत होती है कि वो सुधर कर अपने परिवार और समाज का एक अच्छा रचनात्मक हिस्सा बन सके, और ये भी कि अपने बर्ताव को बदलने की जिम्मेदारी आखिर में उसी की है। और हाँ, किसी का आकलन करते वक्त उसकी इज्जत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी सोच के साथ सोशल वर्कर दो तरह की मदद देते हैं। एक तो जेल या संस्था के अंदर ही, जैसे मानसिक सेहत के मुद्दे, नशे की लत छुड़ाना, पढ़ाई लिखाई में मदद या कोई हुनर सिखाना। और दूसरा उन्हें बाहर की दुनिया में जो मदद मौजूद है उनसे जोड़ना, जैसे कोई एनजीओ हो या कोई सरकारी योजना हो। मकसद एक ही है कि वो वापस अपराध के चक्र में ना फंसें, उससे बाहर निकल सकें। चलिए अब जरा परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पर आते हैं। स्रोत कहता है कि पहले तो सोच यही थी कि भाई जिसने अपराध किया उसे सीधा जेल में डाल दो, बात खत्म। हाँ, वो पुराना नजरिया था। लेकिन अब सजा देने के तरीकों पर सोच बदली है, जिसे आधुनिक दंड शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। मतलब अब इस बात पर जोर है कि अपराधी के भले और समाज की सुरक्षा, इन दोनों में एक संतुलन कैसे बनाया जाए। प्रोबेशन इसी बदली ही सोच का एक नतीजा है। ये शब्द खुद लैटिन के प्रोबेट से निकला है, जिसका मतलब होता है जांचना या साबित करना। तो ये जेल भेजने का एक विकल्प हुआ। हाँ। किसी का जुर्म साबित तो हो गया, पर लगता है कि उसे जेल भेजना शायद ठीक नहीं रहेगा, शायद नुकसानदेह हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे सोच यही है कि जेल की सजा कभी-कभी इंसान के सुधरने और समाज में वापस लौटने की उम्मीद को और कम कर देती है। कई बार क्या होता है, जेल में वो और ज्यादा पक्के अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ। प्रोबेशन में व्यक्ति समाज के बीच ही रहता है, अपने घर पर, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें जैसे कैसी शर्तें? जैसे कि शांति बनाए रखना होगा, अच्छा बर्ताव करना होगा, और एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो उसकी निगरानी रखता है, उससे मिलता रहता है। अदालत व्यक्ति की उम्र देखती है, लिंग, उसका पिछला रिकॉर्ड, मतलब क्या पहले भी कोई सजा हुई है, और सबसे जरूरी उसके सुधरने की कितनी गुंजाइश है। ये सब देखकर तय करती है कि उसे जमानत, बॉन्ड के साथ या बिना बॉन्ड के प्रोबेशन पर छोड़ा जाए या नहीं। और एक अहम शर्त ये भी होती है कि जब भी अदालत या ऑफिसर बुलाए, उसे हाजिर होना होगा। भारत में इसका कोई कानूनी आधार भी है, मतलब कोई लॉ? हाँ हाँ बिल्कुल। एक अहम चीज है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी की धारा 361। ये कहती है कि अगर कोई अपराधी 21 साल से कम उम्र का है और जज उसे प्रोबेशन का फायदा नहीं दे रहा है, तो जज को लिखकर कारण बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं दे रहा प्रोबेशन का लाभ। अच्छा, तो ये एक तरह से नौजवानों को सुधार का मौका देने पर जोर देता है। हालांकि ये भी सच है कि भारत में प्रोबेशन कितना कामयाब है या कैसे लागू होता है, ये काफी हद तक राज्य सरकारों की नीतियों पर निर्भर करता है। सब जगह एक जैसा सिस्टम नहीं है। प्रोबेशन के बाद स्रोत में आफ्टर केयर यानी प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात की देखभाल का जिक्र है। ये सुनने में तो जरूरी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है क्या ये आफ्टर केयर? आफ्टर केयर का मतलब है वो सारे कार्यक्रम और सेवाएं जो उन लोगों के लिए होती हैं जो सुधार संस्थाओं से, जैसे जेल या बाल सुधार गृह से रिहा होकर बाहर आते हैं। स्रोत इसे एक पुल की तरह बताता है, एक ब्रिज। पुल? हाँ, जो जेल के बंद और कंट्रोल वाले माहौल से बाहर की आज़ाद दुनिया में पूरी तरह से दोबारा बसने तक मदद करता है। और ये सिर्फ अपराधियों के लिए ही नहीं है, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति या समूह के लिए हो सकता है जिसे किसी वजह से मदद की ज़रूरत हो। मान लीजिए शारीरिक या सामाजिक विकलांगता, और उसका इलाज या सुधार पूरा हो चुका हो। यानी इसमें सलाह देना, काउंसलिंग करना और दूसरी तरह की मदद शामिल है, ताकि वो दोबारा जुर्म की तरफ ना जाए और समाज में ठीक से जी सके, एक नॉर्मल लाइफ। हाँ बिल्कुल, ये लगातार मदद और सहारे की कोशिश है, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क। मकसद यही है कि वो अपराध की दुनिया में वापस न खिंचा चला जाए, और इसे समाज की सुरक्षा का भी एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। ये सिर्फ एक बार की मदद नहीं होती, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो रिहाई के बाद चलती है। तो ये तो हुई व्यवस्था की बातें, प्रोबेशन, आफ्टर केयर। अब उन तरीकों पर आते हैं जो सोशल वर्कर असल में इस्तेमाल करते हैं। लगता है जैसे समस्या सुलझाना या प्रॉब्लम सॉल्विंग ही इनका मूल मंत्र है। हाँ, आप कह सकते हैं। स्रोत 3 खास बातों पर जोर देता है इसमें। पहली, सोशल वर्क का जो भी दखल हो, जो भी इंटरवेंशन हो, उसका एक साफ मकसद होना चाहिए कि हम किस खास समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी, ये काम अकेले वर्कर का नहीं है, ये वर्कर और जिसकी मदद की जा रही है, जिसे हम सेवार्थी या क्लाइंट कहते हैं, दोनों की भागीदारी से होना चाहिए, पार्टनरशिप। और तीसरी, सेवार्थी की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब वो किसी मुश्किल या संकट में हो।
ताकि उसका मानसिक संतुलन बना रहे, वो टूटे नहीं। और इसके लिए कुछ खास हुनर या तकनीकें भी बताई गई हैं स्रोत में? हाँ, कई तकनीकों को जिक्र है। पहली और शायद सबसे अहम है काउंसलिंग, यानी परामर्श। स्रोत साफ करता है कि ये सिर्फ सलाह देना या किसी को डांट डपट देना नहीं है। हाँ, अक्सर लोग यही समझते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये क्या है, अगर सलाह देना नहीं है तो? देखिए, ये एक ऐसा रिश्ता है जहां एक इंसान दूसरे की मदद करता है, लेकिन कैसे? ताकि वो अपनी उलझनों को, अपनी परेशानियों को खुद समझ सके और खुद ही हल निकाल सके। ये जबरदस्ती नहीं होता, आपसी सहमति से होता है। इसका मकसद या तो किसी फौरी परेशानी का हल निकालना हो सकता है, या फिर लंबे समय में उसकी समझ और परिपक्वता को बढ़ाना हो सकता है। ये एक तरह की साझेदारी है वर्कर और क्लाइंट के बीच। दूसरी चीज जिसका जिक्र है वो है आत्मक्षमता और परानुभूति, यानी एम्पैथी। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, इनका क्या मतलब है यहाँ? मतलब आसान है। देखिए, परानुभूति या एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करना। उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके हालात कैसे हैं। सोशल वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेवार्थी के नज़रिए को समझें। ये सिर्फ हमदर्दी जताना नहीं है कि अरे बुरा हुआ, बल्कि वाकई में महसूस करने की कोशिश करना है कि उस पर क्या बीत रही होगी। इससे वर्कर को सेवार्थी की समस्या की गहराई समझने में मदद मिलती है। स्रोत इसे आत्मक्षमता के जरिए जानकारी पाना कहता है। मतलब एम्पैथी से आप क्लाइंट के अंदर की बात जान पाते हैं, और ये भरोसेमंद रिश्ता बनाने के लिए नींव का काम करती है। बिना एम्पैथी के वो रिश्ता बन ही नहीं सकता। और तीसरा तरीका बताया गया है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू लेना। हाँ, लेकिन ये किसी नौकरी वाले इंटरव्यू जैसा बिल्कुल नहीं है। स्रोत इसे एक मकसद के साथ की जाने वाली पेशेवर बातचीत कहता है, प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन विद अ पर्पस। ये असरदार बातचीत और अच्छे इंसानी रिश्ते की जान है। ये गहरी साइकोथेरेपी से अलग है और सिर्फ सलाह मशवरे से भी कुछ ज्यादा है। ये वो बुनियादी तरीका है जिससे वर्कर सेवार्थी को समझता है, उसकी कहानी सुनता है और फिर दोनों मिलकर आगे का रास्ता तय करते हैं। इसमें बहुत ध्यान से सुनने का हुनर चाहिए और सही सवाल पूछने का भी। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर सुधार गृहों का जो माहौल होता है उसमें कुछ खास दिक्कतें भी तो होंगी जिनका जिक्र स्रोत करता है। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बंधक सेवार्थी या कैप्टिव क्लाइंट। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सुधारात्मक सेटिंग में। इसका सीधा मतलब है कि सेवार्थी, यानी जो कैदी है या बंदी है, वो अपनी मर्जी से मदद मांगने नहीं आया है। उसे नियमों के तहत वहां लाया गया है या उसकी हाजिरी जरूरी कर दी गई है। जाहिर है, ऐसे में वो शुरू में हिचकिचाएगा, सहयोग नहीं करेगा, शायद गुस्सा भी दिखाए या बात ही न करना चाहे। वो सोचेगा, ये कौन आ गया मुझे लेक्चर देने। तो ऐसे में वर्कर क्या करे जब क्लाइंट बात ही न करना चाहे? यहीं पर वर्कर का हुनर, उसकी ट्रेनिंग काम आती है। उसे एक ऐसा माहौल बनाना होता है जहां सेवार्थी को लगे कि उसे समझा जा रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है और उसे जज नहीं किया जा रहा। मतलब कोई उस पर लेबल नहीं लगा रहा। एक सकारात्मक, सुकून देने वाला और स्वीकार करने वाला माहौल बनाना पहली जरूरत है। एक्सेप्टेंस इज की। कोशिश ये होती है कि धीरे धीरे सेवार्थी अपनी हालत को समझे और इस नए माहौल में बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार हो। ये भरोसे का रिश्ता बनाना बहुत नाजुक काम है, इसमें वक्त लगता है। थी गहरा और मुश्किल मुद्दा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कलंक यानी बदनामी का निशान। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब कोई कानून तोड़ता है और अपराधी कहलाता है, तो उसके खुद के बारे में जो सोच होती है, उसका जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ एस्टीम, उसे गहरी चोट पहुंचती है। समाज भी अक्सर ऐसे लोगों को शक की निगाह से देखता है, उन्हें अलग थलग कर देता है, उन पर एक ठप्पा लगा देता है। ये तो क्रिमिनल है। और इसका असर क्या होता है व्यक्ति पर? असर बहुत खराब होता है। कई बार व्यक्ति इस कलंक को, इस स्टिग्मा को अपने अंदर ही बिठा लेता है। वो मानने लगता है कि हाँ, मैं बुरा हूं या मैं किसी लायक नहीं हूं। फिर इसका बर्ताव या तो खुद को बचाने वाला, डिफेंसिव हो जाता है, या फिर वो और ज्यादा बिगड़ जाता है। जब बुरा हुई तो बुरा ही सही। वो समाज से कट जाता है, घुल मिल नहीं पाता। इसलिए सोशल वर्कर जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, तो उन्हें इस कलंक और कम हुए आत्मसम्मान के असर को ध्यान में रखना होता है। सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की खुद के बारे में जो सोच है, उसे बदलने पर भी काम करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये समझ आ रहा है कि सुधारात्मक समाज कार्य सिर्फ नियम कानून लागू करना या सजा भुगतवाना नहीं है। ये बहुत ज्यादा है उससे। ये तो पुनर्वास,
परिवीक्षा, आफ्टर केयर जैसे तरीकों से इंसान को वापस समाज से जोड़ने की एक जटिल और कह सकते हैं बहुआयामी कोशिश है। इसमें सिर्फ अपराधी के बर्ताव पर नहीं, बल्कि उसकी इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने और समाज के ढांचे को बेहतर बनाने पर भी ध्यान है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने देखा कि कैसे काउंसलिंग, परानुभूति मतलब हमदर्दी से बढ़कर एहसास करना और असरदार इंटरव्यू जैसी तकनीकें इस काम के लिए कितनी ज़रूरी हैं, खासकर तब जब आप बंधक सेवार्थी जैसी मुश्किल और कलंक जैसी गहरी चोट से जूझ रहे हों। सेवार्थी की अपनी भागीदारी, उसकी भावनाओं को समझना और उसकी इज्जत को बनाए रखना, ये सब कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ये भी मानना पड़ेगा कि बाहर की बाधाएं जैसे न्याय व्यवस्था का रवैया या समाज की अपनी सोच, ये भी अपना असर डालती हैं। तो ये लड़ाई कई मोर्चों पर है। जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत बार बार कलंक यानी स्टिग्मा के मुद्दे पर जोर देता है। हम एक समाज के तौर पर ऐसा क्या कर सकते हैं या क्या बदला होगा कि जो लोग अपराध के रास्ते से लौट कर आना चाहते हैं उनसे जुड़ा ये कलंक कम हो, ताकि उनका सुधार और समाज में वापसी वाकई में असरदार हो सके, सिर्फ किताबी बात न रह जाए। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अपराधियों के पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन में गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओस की भूमिका। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस पर काफी रोशनी डालते हैं कि कैसे ये संगठन जेल के अंदर और बाहर भी सुधार की प्रक्रिया में एक अहम कड़ी बन सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ ये लिस्ट बनाना नहीं है कि वो क्या क्या करते हैं, बल्कि ये समझना है कि उनके काम का असली मतलब क्या है, वे सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं और हाँ, उनके सामने क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि सजा पूरी होना कहानी का अंत नहीं है। असल चुनौती तो वहां से शुरू होती है कि वो व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक वापस कैसे लौटे। यहीं पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये गैर सरकारी संगठन एनजीओज बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और खास तौर पर इन स्रोतों में मुल्ला समिति का जिक्र आता है। ये भारत में जेल सुधारों पर एक बहुत अहम समिति रही है और इस समिति ने एनजीओज की भूमिका पर कुछ ठोस सुझाव दिए थे, जो एक तरह से आप कह सकते हैं इन संगठनों के काम के लिए दिशा निर्देश या एक ढांचा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। मुल्ला समिति के सुझावों की बात करें तो सबसे पहले तो नीति निर्माण के स्तर पर उनकी भूमिका दिखती है। स्रोत बताते हैं कि एनजीओज राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सलाहकार समितियों का हिस्सा बन सकते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ जेल अधिकारी या प्रशासक ही नहीं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, मनोचिकित्सा, कानून, समाज कार्य और यहाँ तक कि मीडिया जैसे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने की बात कही गई है। ये अपने आप में एक काफी बड़ा बदलाव है ना? मतलब सिर्फ सजा पर फोकस नहीं, बल्कि सुधार के लिए एक व्यापक विशेषज्ञता लाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि नजरिया कितना समग्र है। ये सिर्फ नियमों या प्रक्रियाओं को बदलने की बात नहीं है, बल्कि सुधार के पीछे जो सोच है उसे और व्यापक बनाने की कोशिश है। और ये सिर्फ ऊंची समितियों तक ही सीमित नहीं है। एक और सुझाव जो स्रोतों में मिलता है वो ये है कि जो प्रमुख नागरिक मतलब जो लोग समाज में जाने माने हैं और सुधारात्मक काम में रुचि रखते हैं, उन्हें कैदियों से मिलने या जेलों का दौरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। सोचिए इससे पारदर्शिता कितनी बढ़ सकती है और शायद बाहरी दुनिया के एक मानवीय स्पर्श जेल के अंदर पहुंच सकता है। साथ ही जिला और केंद्रीय जेलों के लिए जो सजा समीक्षा बोर्ड होते हैं, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड्स, उनमें भी गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का सुझाव है। ये तो सीधे तौर पर कैदियों की रिहाई या सजा की समीक्षा से जुड़ा मामला है, जहां एक बाहरी गैर सरकारी नजरिया बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई नीति और निगरानी की बात, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या? मतलब कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार लाने के लिए एनजीओज क्या कर सकते हैं? स्रोत यहाँ भी कई चीजें बताते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना। बहुत से कैदी शायद अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होते हैं, तो जेल में उन्हें ये मौका मिल सकता है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और रिहाई के बाद रोजगार के मौके खोलने की दिशा में भी एक कदम है। निश्चित रूप से। और शिक्षा के साथ ही एक और बहुत बुनियादी जरूरत है कानूनी सहायता। स्रोत बताते हैं कि एनजीओज मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने में मदद कर सकते हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कानूनी प्रक्रियाएं कितनी जटिल हो सकती हैं और बहुत से कैदियों के पास वकील करने के पैसे या साधन नहीं होते।
तो सही कानूनी सलाह या प्रतिनिधित्व न मिलने से उनकी सजा पर, उनके अधिकारों पर बहुत असर पड़ सकता है। एनजीओज यहाँ वो कमी पूरी कर सकते हैं। नजरिया कितना मानवीय है, मतलब व्यक्ति की शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेलों में अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव रहता है, तो ऐसे में एनजीओज के लगाए विशेष स्वास्थ्य शिविर एक बड़ी राहत हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि स्रोत उन कैदियों के बारे में भी सोचते हैं जो अपनी सजा के दौरान हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। उनके लिए व्यक्तिगत कोचिंग की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। ये तो एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है, मैं कहूँगा। ये मानकर चलता है कि कैदी सिर्फ अपनी सजा नहीं काट रहे, बल्कि वे सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें यह अवसर देना उनके भविष्य के लिए, उनके समाज में वापस लौटने के लिए एक बहुत बड़ा निवेश हो सकता है। तो अब तक हमने नीति, शिक्षा, कानूनी मदद, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा की बात की। ये दायरा तो वाकई काफी बड़ा है। हाँ, और यही इन सुझावों की खूबी है। ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचता। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो मानता है कि पुनर्वास के लिए व्यक्ति की अलग अलग ज़रूरतें, बौद्धिक, कानूनी, शारीरिक और यहाँ तक कि उसकी महत्वाकांक्षाएं, इन सब पर एक साथ ध्यान देना होगा। ये सिर्फ सजा काटने की अवधि को गुजारना नहीं है, बल्कि उस अवधि को व्यक्ति के सुधार और विकास के अवसर में बदलने की कोशिश है। और इसमें एनजीओज एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। स्रोत सिर्फ गंभीर या एकेडमिक चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। वे मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की भी बात करते हैं। पहली नज़र में शायद ये थोड़ा कम ज़रूरी लगे, लेकिन क्या इसका कोई गहरा महत्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जेल का माहौल अक्सर बहुत तनावपूर्ण और नीरस होता है, तो मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियां न केवल तनाव कम करने में मदद कर सकती हैं, बल्कि कैदियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका दे सकती हैं, उनमें टीम भावना बढ़ा सकती हैं और शायद उन्हें बाहरी दुनिया की सकारात्मक चीज़ों से जुड़े रहने का एक जरिया भी बन सकती हैं। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात समझ आती है, लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वे एनजीओज के लिए एक ऐसी भूमिका सुझाते हैं जो सीधे कैदियों से नहीं, बल्कि बाहरी समाज से जुड़ी है। जन सहयोग पैदा करना, ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाते हैं। उनका कहना है कि एनजीओज को जो बंदी प्रशासन है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सुधारात्मक प्रणाली है, करेक्शनल सिस्टम, उसकी प्रमुख समस्याओं के बारे में सही जानकारी जनता तक पहुंचानी चाहिए। इसका मतलब है कि एनजीओ सिर्फ अंदर काम नहीं करते, बल्कि वो बाहर समाज की सोच को भी आकार देने की कोशिश कर सकते हैं। वे जेलों की वास्तविकताओं, वहाँ की चुनौतियों और सुधार की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता फैलाकर एक पुल का काम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वकालत, मतलब एडवोकेसी की भूमिका हुई। सही है। हाँ, बिल्कुल। इसे एडवोकेसी कह सकते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जेलों और कैदियों के बारे में समाज में बहुत गलत धारणाएं होती हैं या अधूरी जानकारी होती है। जन सहयोग के बिना सुधार के प्रयासों को व्यापक समर्थन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर समाज ये नहीं समझेगा कि पुनर्वास क्यों जरूरी है या जेलों में क्या सुधार होने चाहिए, तो शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाना या संसाधन जुटाना भी मुश्किल होगा। और क्या ये भूमिका मानवाधिकारों के मुद्दों से भी जुड़ती है? स्रोत में इसका जिक्र है? हाँ, स्रोत इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ करते हैं, खासकर आज के समय में जब मानवाधिकारों के प्रति पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है। स्रोत बताते हैं कि एनजीओज हिरासत में होने वाली हिंसा या मृत्यु जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान खींच सकते हैं। साथ ही में कुछ विशेष कानूनों के तहत स्रोत में टाडा का उदाहरण दिया गया है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो अब लागू नहीं है, लेकिन उस समय काफी विवादास्पद था। तो ऐसे कानूनों के तहत कैदियों को बेवजह लंबे समय तक जेल में रखने जैसे मामलों को भी उठा सकते हैं। यहां यह साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनजीओज इन मुद्दों पर तथ्यों को सामने लाकर या कानूनी चुनौतियां पेश करके या सार्वजनिक बहस छेड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ताकि सिस्टम में जवाबदेही बनी रहे। कैदी के सफर में आगे बढ़ें, मतलब रिहाई के बाद की स्थिति पर, तो यहाँ एनजीओज की क्या भूमिका है? स्रोत बताते हैं कि सरकार भी एनजीओज की मदद से देखभाल, मतलब आफ्टर केयर कार्यक्रम चलाती है। ये एक पुल का काम करते हैं रिहा हुए व्यक्ति और समुदाय के बीच। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जेल से बाहर निकलना अक्सर एक नई तरह की चुनौती होती है, बहुत बड़ी चुनौती। और व्यक्ति को सामाजिक कलंक, स्टिग्मा का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार ढूंढने में मुश्किल हो सकती है, रहने की जगह शायद ना मिले, और पुराने नकारात्मक संपर्कों में वापस जाने का भी खतरा रहता है। आफ्टर केयर कार्यक्रम इसी मुश्किल दौर में सहारा देने के लिए होते हैं।
ये एनजीओज द्वारा चलाए जाने कार्यक्रम एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल की तरह काम कर सकते हैं, जो व्यक्ति को समाज में फिर से अपने पैर जमाने में मदद करते हैं। और ये मदद सिर्फ भावनात्मक या सामाजिक नहीं होती। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल मदद का भी जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जेल विभाग खुद भी रिहा होने वालों को स्वरोजगार शुरू करने में मदद के लिए ट्रेड किट्स देता है। मतलब उन्होंने जो हुनर सीखा है उससे जुड़े औजार या सामान, और जो जेल कल्याण अधिकारी होते हैं, जेल वेलफेयर ऑफिसर्स, वे उन्हें सरकारी योजनाओं से अनुदान या लोन दिलाने में मदद करते हैं। ये उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। एनजीओज इन कोशिशों में सहायता कर सकते हैं, शायद जानकारी देकर, एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद करके, या उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए गाइडेंस देकर। और कुछ खास समूहों की जरूरतों पर भी ध्यान दिया गया है। स्रोत में हाफवे होम्स का उल्लेख है, खासकर कुछ राज्यों में महिला कैदियों के लिए। ये क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्या है? हाफवे होम्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसी जगहें होती हैं जहां रिहा हुए कैदी जेल से सीधे समाज में जाने के बजाय कुछ समय के लिए रह सकते हैं। ये एक बीच का पड़ाव होता है। यहाँ उन्हें एक सुरक्षित और सहायक माहौल मिलता है जहां वे नौकरी ढूंढ सकते हैं, जरूरी स्किल्स सीख सकते हैं और धीरे धीरे बाहरी दुनिया में फिर से एडजस्ट होने की तैयारी कर सकते हैं। स्रोत खास तौर पर महिला कैदियों के लिए इनका उल्लेख करते हैं, जो शायद ये दिखाता है कि महिलाओं को रिहाई के बाद समाज में वापस जगह बनाने में ज्यादा चुनौतियां या कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पारिवारिक समर्थन की कमी हो सकती है, बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, या शोषण का खतरा हो सकता है। तो हाफवे होम्स उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना और विशेष सहायता दे सकते हैं। यह पूरी पुनर्वास की तस्वीर काफी जटिल लग रही है, जिसमें कई कड़ियां हैं: नीति, जेल के अंदर के कार्यक्रम, रिहाई के बाद की मदद। और इन सबको जोड़ने और चलाने में समाज कार्यकर्ताओं मतलब सोशल वर्कर्स की भूमिका बहुत अहम लगती है। स्रोत इस पर भी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका पर काफी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो अभी की स्थिति है और जो भूमिका है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही अपराधियों को बेहतर पुनर्वास सेवाएं देने के लिए जो व्यवस्था है, उसे फिर से डिजाइन या पुनर्गठित करने की जरूरत है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम के मूल्यांकन का आह्वान है। लेकिन क्या यहाँ कोई चुनौती भी है? क्या हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता हैं इस काम के लिए? यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प विरोधाभास या कह सकते हैं दुविधा की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जेलों और समुदायों में सामाजिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। तो इस कमी को फौरी तौर पर पूरा करने के लिए स्रोत सुझाव देते हैं कि शायद सामान्य मतलब जेनेरिक सोशल वर्कर्स को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता जो शायद किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता न रखते हों, लेकिन पूरा परिवार की या व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं को एक साथ समझने और उनमें मदद करने की क्षमता रखते हों। यानी एक तरह के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कार्यकर्ता। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, जो मतलब फौरी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन स्रोत तुरंत ये भी जोड़ते हैं कि लंबे समय में समाज कार्य के कुछ खास क्षेत्रों में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होगी। जैसे युवा केंद्रों का प्रबंधन या प्रोबेशन, यानी जब किसी को सज़ा के दौरान या बाद में समाज में निगरानी में रहने दिया जाता है, और पैरोल, मतलब जब कैदी को सज़ा का कुछ हिस्सा पूरा होने पर शर्तों के साथ रिहा किया जाता है। इन क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विशेष ज्ञान और कौशल चाहिए। तो एक तरफ फौरी जरूरत के लिए सामान्य कार्यकर्ता, दूसरी तरफ लंबे समय के लिए विशेषज्ञ। ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और इन कार्यकर्ताओं को, चाहे वे सामान्य हों या विशेषज्ञ, प्रभावी ढंग से काम करने के लिए क्या चाहिए? क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, और ये बहुत व्यावहारिक बात है। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि समाज कार्यकर्ताओं का मनोबल, उनका मोरल और उनकी कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनके वेतन, उनका पद, स्टेटस और पदोन्नति, प्रमोशन के अवसरों जैसे फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। जाहिर है, अगर वे खुद ही कम वेतन, कम सम्मान और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे होंगे, तो वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित और प्रभावी कैसे हो पाएंगे? उनका अपना कल्याण सीधे तौर पर उनके काम की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। एनजीओज भी इस दिशा में वकालत कर सकते हैं या अपने यहाँ काम करने वाले समाज कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ बुनें, तो इन स्रोतों से क्या मुख्य तस्वीर उभरती है? एनजीओज की भूमिका क्या महज कुछ खाली जगहों को भरने वाली है या उससे कहीं ज्यादा है? मेरे विचार में स्रोत
जो तस्वीर पेश करते हैं वो ये है कि एनजीओ सिर्फ सहायक या गैप फिलर नहीं है। वो सिर्फ कमियों को नहीं भर रहे, बल्कि वे सुधार और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के अनिवार्य भागीदार हैं, एसेंशियल पार्टनर्स हैं। वे व्यवस्था में वहां वैल्यू ऐड करते हैं जहां सरकारी तंत्र शायद अकेला काफी ना हो या उसके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। वे नीति निर्माण में विशेषज्ञता और बाहरी नजरिया लाते हैं, जमीनी स्तर पर नए और जरूरतमंद कार्यक्रम चलाते हैं, मानव अधिकारों की निगरानी करते हैं, जन जागरूकता बढ़ाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, रिहाई के बाद व्यक्ति को समाज से दोबारा जोड़ने में मदद करते हैं। वे एक बहुआयामी मल्टी लेयर्ड भूमिका निभाते हैं जो सुधार प्रक्रिया को ज्यादा मानवीय, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा समग्र बनाने की क्षमता रखती है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें बताते हैं कि एक प्रभावी पुनर्वास प्रणाली के लिए एनजीओज का साथ होना न सिर्फ अच्छा है बल्कि जरूरी है। वे सुधार के पूरे इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही कहा। उनका योगदान सिर्फ कुछ एक्टिविटीज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरी व्यवस्था की सोच और कार्यप्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगा जो सीधे स्रोत से ही निकलता है। देखिए, स्रोत में जन सहयोग पैदा करने और सही जानकारी फैलाने में एनजीओज की भूमिका की बात कही गई है। ये मैं सोचने पर मजबूर करता है। एनजीओज के सारे प्रयास, चाहे वो जेल के अंदर हों या बाहर, उनकी सफलता आखिर किस पर निर्भर करती है? क्या ये काफी हद तक समाज के व्यापक नजरिए पर निर्भर नहीं करती कि समाज सजा पूरी कर चुके व्यक्ति को दूसरा मौका देने के लिए, उसे अपनाने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए कितना तैयार है? एनजीओज पुल बना सकते हैं जैसा हमने कहा, लेकिन क्या समुदाय उस पुल को पार करने वाले का स्वागत करने के लिए तैयार है? इन स्रोतों के आधार पर यह सवाल उठता है कि एनजीओज के काम की असली प्रभावशीलता शायद सामुदायिक स्वीकृति की नींव पर ही टिकी है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सभी को, समाज को सोचने की जरूरत है। अपराधियों के पुनर्वास में गैर सरकारी संगठनों की इस जटिल और महत्वपूर्ण भूमिका पर इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत इस विषय की बारीकियों को समझने में मददगार रही होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।